हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ का 27th वीडियो है और ये सेकंड लास्ट वीडियो है बेसिकली। इसके बाद खाली एक वीडियो आएगा इस सीरीज़ का जहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कैसे जो हमने ये कंप्लीट वेबसाइट बनाई है इसको हम सर्वर पे अपलोड करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी एक्चुअली मैं किसी पर्टिकुलर जने के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। 2 सीरीज़ अब तक मैं लेके आया हूँ जो कंप्लीट सीरीज़ थी, एक ई कॉमर्स की सीरीज़ थी, एक फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ है। इन दोनों सीरीज़ में ही मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं सीरीज़ शुरू करता हूँ तो बहुत अच्छे नोट पे शुरू होती है, पर जब सीरीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना तो मुझे ऐसी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि मुझे एंड में ये रियलाइज होने लग जाता है कई बार कि मैं क्यों बना रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको करंट फूड ऑर्डरिंग की सीरीज के बारे में बताऊं तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट ये करे जा रहे हैं कि जो मैंने ये बनाया है ये इनकम्प्लीट है। अब क्वेश्चन पूछो इनकम्प्लीट क्या है तो रीजन ये आता है कि आपने ये नेम का ऑप्शन दिया है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन देना था। कोई मुझे ये बोल रहा है कि नहीं, ये जो आपने नेम ईमेल आईडी ये डाला है ना, यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल के दो। अब मेरा प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में ये है कि मैं आपको एक बहुत डिटेल लेवल में एक चीज़ें बता रहा हूँ और आपके क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे ऐड करेंगे। और कई लोगों का ये बोलना है कि नहीं, आप एक ये फीचर भी ऐड करिए। फीचर बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे कि मैं यहाँ जाऊँ, अगर मैं प्रोफाइल पे चलता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे प्रोफाइल का आ रहा है। अब मुझे रिक्वेस्ट ये आ रही है कि ये इनवॉइस का आइकन जो है आप यहाँ से हटा के टेबल में डालिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिस प्रोजेक्ट में हम इसके नीचे नहीं दिखा सकते, इसकी जगह पे हमें राइट में चाहिए होगा। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ये चीज भी अगर मेरे से करवानी है तो आप लोग सीखेंगे क्या? अभी रिक्वेस्ट जो आ रही है मुझे यहाँ पे, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर कोई क्या कर रहा है कि जो मैं सोर्स कोड दे रहा हूँ उसको या तो अपने कॉलेज में सबमिट कर दे रहा है या वो किसी क्लाइंट को दे दे रहा है एज इट इज वेबसाइट को। अब क्लाइंट ये लेके आता है कि नहीं यार एक ये रिक्वायरमेंट ऐड कर दो, तो वो मेरे पास आ जाते हैं कि सर आप ये रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चीजों को खुद बनाना सीखिए। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं आपकी। अगर आप कहीं पे अटकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। मुझे डेली का अगर बोलूं, कम से कम नहीं तो बोलूं 100 ईमेल्स आते हैं जहां पे लोग अपनी क्वेरीज पूछते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है मैं उनको रिवर्ट भी करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबको रिवर्ट करता हूं, कई लोगों का छूट भी जाता है। कई लोग मुझे स्क्रीन एक्सेस देते हैं अपना कि नहीं हमारे पीसी में हमारे ये कोड में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे जो मैं यूट्यूब पे सीरीज डाल रहा हूं उससे रिलेटेड भी नहीं होते कई प्रोजेक्ट, पर मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। पर अगर आप मुझे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम कैसे ऐड कर दो, यहाँ पे सेकेंड नेम कैसे ऐड कर दो। अगर मैंने एक ई कॉमर्स सीरीज बनाई थी इससे पहले, जो फीचर मैंने वहां पे डाला है आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, यहां नहीं डाला है। कल बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज को लेके आए कि इसको मल्टी वेंडर बना दो। अब जब मैंने मल्टी वेंडर बनाने के बारे में ये कहा कि मैंने जो मेरी ई कॉमर्स की सीरीज थी वहां पे मल्टी वेंडर बनाया था, अब वो देख लो। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया और बोला कि अगर आप मल्टी वेंडर नहीं बनाएंगे तो हम आपके वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मेरे को बना के अपना टाइम इतना लगा के, अगर एक वीडियो 1 घंटे का होता है तो उस 1 घंटे के वीडियो को बनाने के लिए मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे मेरे वो वीडियो को बनाने में लग गए। उसके अलावा मुझे अपने भी काम करने होते हैं। कई लोग जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूं तो शायद वो ये सोचे बैठे हैं कि मैं खाली बैठा हुआ हूं। मुझे ईमेल्स कर रहे होते हैं कि आप ये डिटेल रही, आप फटाफट ऑनलाइन आ जाओ। उनको मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मैं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे को रिप्लाई में ये मिलता है अरे आप तो अपने वीडियो में बोलते हो, कोई हेल्प मिले तो मेरे से पूछना, अब आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हो। मेरे को भी काम हो सकता है और फ्रैंकली बोलूं तो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होंगे। तो पहली चीज ये है कि अगर ये चीज सीरीज में आपके लिए बना रहा हूं तो उसमें से खुद भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद से चीजों की बनाने की कोशिश करिए।
अगर आप लोग ये सोचे बैठे हैं कि ये जो मैंने आपको ये कोड दे रहा हूं, ये कोड आप डाउनलोड करने से अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे रन करने से आपको वेबसाइट बनानी आ गई है, तो थोड़ा सा ये सोचिए कि कल को आप अगर एक कंपनी में जाएंगे तो वहां पे कैसे काम करेंगे। इसी वजह से कंपनी लोगों को निकालती है, क्योंकि हमारी आदत ये पड़ जाती है कि लोगों से बस हम चीजें ले लें। आप ये बता दो, आप ये बता दो, हम वो कर लें, खुद अपना दिमाग कहीं कहीं कोई लगाने को तैयार नहीं है। मुझे जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी तो मुझे हार्डली लगा था कि ये जो सीरीज होगी हमारी करीब 15 वीडियोस में खत्म हो जाएगी, पर हम 27th वीडियो पे आ गए हैं आज। और जो लिस्ट है वो खत्म ही नहीं हो रही, और लिस्ट 90% ऐसी है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे करें। अगर थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाएगा तो वो अपने आप रिजॉल्व कर सकता है, कुछ है नहीं उसमें करने के लिए। फिर भी कुछ जने ऐसे हैं जिनकी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है वो थोड़ा सा लॉजिकल होती है, वो भी अगर आप खुद से सोचें तो आप कर सकते हैं, पर चलिए थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे कि जो हमारा आज का वीडियो है, ये पहली चीज ये थी कि मैं किसी स्पेसिफिक जने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसी बहुत रिक्वेस्ट मुझे आई हैं। और प्लीज अगर आप ये एक्सपेक्ट मेरे से करते हैं कि मैं आपके पीसी का एक्सेस लेके आपका कॉल आएगा तो आपका कॉल रिसीव करके आपको बताऊंगा, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई जना अगर कॉल करता है, मैं कॉल नहीं उठाता हूं, तो लगातार कॉल आई जा रही है। एक थोड़े दिन पहले की बात है, आधे घंटे के अंदर मुझे करीब 35 से 40 कॉल्स आ गई हैं। अब मैं कॉल नहीं उठा रहा हूं तो क्वेश्चन क्या है कि आपने जो सोर्स कोड दिया वो तो चलता ही नहीं है। अब क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो कुछ इस तरीके से अपना सोर्स कोड रन कर दें, जैसे कि अगर मैं ये कार्ट के पेज में जाऊं तो वो राइट क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं ब्राउजर पे। अब बोल रहे हैं कि आपने तो ये जो कोड दिया तो चलता ही नहीं है, तो प्रिंट हो जाता है। अब आपको यही नहीं पता कि पीएचपी रन कैसे होती है, तो फिर कैसे होगी चीजें। मैंने पार्ट 1 जो बनाया था वहां पे इसीलिए क्लियर कट चीजें बताई थी कि अगर आपको नहीं पता है पीएचपी कैसे रन होता है तो पहले जाएं, ये मेरा वीडियो है, इसको पढ़ें, इससे समझें कि पीएचपी चलता कैसे है। पर कोई देखने को नहीं तैयार होता। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर अगर अप्रोच ये रहेगी तो फिर आप कैसे सीख सकते हैं किसी चीज को। चलिए मैं आज का वीडियो जो था मेरा वो स्टार्ट करता हूँ। सेकंड लास्ट वीडियो मैंने आपको शुरू में ही बोला है, तो अभी जो आज का हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग रेफरेंस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। रेफरेंस सिस्टम का काम बेसिकली यही रहेगा यहाँ पे कि जब भी कोई यूजर वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाता है तो उसको एक रेफर आईडी मिल जाएगी। अब जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर करता है, अगर वो उसके रेफर आईडी से रजिस्टर करेगा तो जो नया यूजर है, जो पुराना यूजर है जिसका वो रेफर कोड है, उसके अकाउंट में ऑलरेडी कुछ अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली सिंपल सा हमारा जो लॉजिक है वो लगेगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले चलते हैं हमारे डेटाबेस में, और यहां पे डेटाबेस में मैं एक आईडी बना देता हूं। रेफरल आईडी बोले या क्या बोले इसे, बेसिकली हमें क्या करना है, एक छोटा सा नंबर जो होगी, एक आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो यहाँ पे बना लेनी है। तो मैं उसके लिए रेफरल लिख लेता हूँ, REFERRAL। तो ये रेफरल अंडरस्कोर कोड नाम से एक फील्ड हम बना लेते हैं, और इसको मैं varchar कर देता हूँ। इसका साइज लेट से 20 कर देता हूँ। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक सेपरेट फाइल मेरी यहाँ पे बना लूंगा, और जितना भी मेरा ऑल्टर का कोड होगा वो उसमें डाल दूंगा। ये पुरानी फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ये जो ऑल्टर की एसक्यूएल क्वेरी हमने बनाई है इसको मैं यहां डाल देता हूं। चलिए, अब जब भी यूजर रजिस्टर करेगा तो उसका एक यहां पे कोड बन जाएगा, रेफरल कोड बन जाएगा। तो क्या करें, रजिस्ट्रेशन की टेबल पे चलते हैं। कौन सा पेज है हमारा, उसके लिए लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर। चलिए, ये हिट करेगा सबमिट के पेज को, तो ये पेज कॉल होगा।
ये पेज कॉल होगा और इसके बाद हमें एक रैंडम स्ट्रिंग में क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन अच्छा, ये 15 का दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे और यहां पे मैं एक और डाल देता हूं रेफरल कोड के लिए, स्ट्रक्चर रेफरल कोड। और ये रेफरल कोड को मैं यहां पे ले लेता हूं। तो क्या होगा इससे, जब भी हमारा कोई यूजर आएगा वो रजिस्टर करेगा तो उसको एक रेफरल कोड मिल जाएगा यहां पे। अब वो रेफरल कोड हम कहां पे दिखा देंगे, उसके प्रोफाइल पेज पे दिखा देते हैं, यहां पे कहीं दिखा देते हैं या टॉप पे भी आप कहीं पे दिखा सकते हैं। तो मैं उसके प्रोफाइल के पेज पे चलता हूं। ये आ गया प्रोफाइल पेज। अब ये प्रोफाइल पेज पे ऊपर की तरफ कहीं पे देखते हैं जगह कहां पे सेट होगी हमारी। चलिए यहां कहीं आ गई, तो यहां कहीं पे हम डाल देते हैं उसका रेफरल कोड। आपके ऊपर है, अगर आपको कहीं और भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं जो सबसे सिंपल जगह मुझे मिल रही है मैं उसे वहां डाल दे रहा हूं। और इसको ले लेते हैं किसी टैग में, लेट्स से H4 में। थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ये आ गया और यहां पे इसका एक रेफरल कोड डाल देते हैं। उसके लिए यूजर की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन से मिलती है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, सब कुछ है? नहीं, सब कुछ नहीं है। रेफरल कोड को भी इसी में ऐड कर लेते हैं। चलिए रेफरल कोड भी इसमें ऐड हो गया। अब ये जो रेफरल कोड है ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और इसका यूज हम कहाँ पे कर देते हैं एक बार देख लें। तो इस तरीके से हम रेफरल कोड की वैल्यू को उठा लेंगे। अब ये रेफरल कोड इसका तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है। तो इसके अकाउंट में एक रेफरल कोड ऐसे डाल देते हैं कुछ। और एक BR कर देते हैं, या फिर आप कुछ और करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए रेफरल कोड हमारा ये सेट हो गया। H4 ही रहने देते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखेगा ये। अब ये जो रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड के थ्रू जो यूजर है वो रजिस्टर के लिए किसी को बोल सकता है। इसी के साथ में एक ही तो रेफरल कोड हो गया, एक यहाँ पे रेफरल लिंक भी बना सकते हैं कि कोई अगर वो लिंक से जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसके लिए एक रेफरल लिंक भी बना देता हूं। LINK। रेफरल लिंक में क्या होगा, जो हमारा लॉगिन का पेज है वो मिल जाएगा आपको। लॉगिन के पेज का URL क्या है? लॉगिन के पेज का URL है login_register। तो इसको हम बोल देते हैं login_register ? रेफरल कोड इज इक्वल टू दिस। और इससे पहले ले आते हैं हम हमारा साइट पाथ, इको site_path, फ्रंट साइट पाथ, सॉरी कहा गया, ये रहा। एक बार रीलोड करते हैं। तो ये हमारा जो था यहां पे मेन लिंक मिल गया। अब जो भी हमारे इस लिंक के थ्रू हमारे सिस्टम में रजिस्टर करेगा, तो वो टाइम पे ये जो वॉलेट है जिसका भी ये वाला कोड है, उसके अकाउंट में जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। तो इसको कॉपी करते हैं और फिलहाल के लिए इसको लॉग आउट करते हैं।
यूजर आया यहां पे, अब ये रजिस्टर करेगा। जैसे ही रजिस्टर करेगा तो इस रेफरल कोड को भी हम हमारे सिस्टम में डाल देंगे जहां से भी आया है ये। तो उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पे, रेफरल कोड, और यहां पे हम लोग कुछ डिटेल्स डाल देते हैं। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि हम ये कर लेते हैं, एक नई टेबल ना बना के जो यूजर की टेबल बनाई थी इसी में एक और बना लेते हैं कि अगर ये यूजर किसी के रेफरल कोड से ऐड हुआ है तो वो कौन है। तो यहां पे हम डाल देते हैं फ्रॉम रेफरल कोड। चलिए, फ्रॉम अंडरस्कोर रेफरल कोड, तो हमारा एक ही टेबल में काम हो जाएगा। यहां पे इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और मेरी जो ऑल्टर की एसक्यूएल क्वेरी है वहां पे डाल देता हूं, फ्रॉम रेफरल कोड। अब जब भी सिस्टम में जो हमारा यूजर है वो रजिस्टर हो रहा है, वो टाइम पे हम यहां पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्या कोई रेफरल कोड मिला कि नहीं मिला। अब ये मिला कि नहीं मिला पता कैसे चलेगा, क्योंकि रेफरल कोड तो हमारा यहां पे लगा हुआ है। तो दो तरीके हैं करने के, एक तो ये है कि हम यहां पे एक हिडन पैरामीटर बना लें और उस हिडन पैरामीटर में रेफरल कोड डाल लें, या फिर सेशन का यूज कर लें। जो भी आप यूज करना चाहें आप यहां पे कर सकते हैं। तो मैं यहां पे सेशन का यूज कर ले रहा हूं, मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो हमने कंडीशन डाली इफ इज सेट $_get रेफरल कोड। अगर मुझे यूआरएल में ये रेफरल कोड नाम की कोई भी चीज मिलती है, तो अगर मुझे यूआरएल में कोई भी रेफरल कोड नाम की चीज मिलती है एंड ये जो है नॉट इक्वल्स टू नल है, तो मैं यहां जाके इसकी वैल्यू को रिट्राइव कर लूंगा। कैसे रिट्राइव कर लूंगा, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। हमने यहां लिया, इसको यहां डाला और यहां पे हमने एक फील्ड बना लिया हमारा, किस नाम से, फ्रॉम रेफरल कोड नाम से। सेशन के अंदर बना लेते हैं इसे, तो हमने डाला $_session फ्रॉम रेफरल कोड, फ्रॉम रेफरल कोड। या इसको कैपिटल कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो है नॉर्मली कैपिटल ही प्रिफर करता हूं जब भी मैं मेरे सेशन की बात करता हूं। FERRAL अंडरस्कोर कोड COD। चलिए, ये आ गया हमारे पास रेफरल कोड। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई रेफरल कोड आया तो सबमिट के टाइम पे उसे भी डाल देना। तो हमने कंडीशन बना ली इफ इज सेट दिस। अगर ये रेफरल कोड यहां पे मिला, और इसको भी इनफैक्ट एक काम करेंगे, डेटा इंसर्ट के टाइम पे चेक करते हैं, खाली यहां पे चेक करते हैं इसे कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हुआ, रेफरल कोड मिला है एंड उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, तो यहां पे एक नया वेरिएबल बना लिया जाए रेफरल कोड नाम से, रेफरल कोड नाम से, फ्रॉम रेफरल कोड, और इस फ्रॉम रेफरल कोड में ये डाल देते हैं एल्स फ्रॉम रेफरल कोड में ब्लैंक चला जाएगा। अब फ्रॉम रेफरल कोड की वैल्यू को डेटाबेस में डाल देंगे। चलिए, चला गया फ्रॉम रेफरल कोड की वैल्यू डेटाबेस में। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं पूरे प्रोसेस को। अच्छा, फिलहाल तो एरर आ गई लाइन नंबर 4 में। अच्छा सॉरी, ये गेट के थ्रू आएगा, मैंने गलती से पोस्ट लिख दिया था यहां पे। चलिए, हमने रजिस्टर किया और अब एक बार हम देखते हैं इंप्लीमेंट करके। मैंने अगेन बनाया विशाल, ईमेल आईडी डाल दी मेरी phpvishal@gmail.com, पासवर्ड विशाल, मोबाइल 123456789110। रजिस्टर करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि कुछ इशू तो नहीं कहीं पे हो रहा। रजिस्टर, प्रोसेसिंग चल रही है, कोई एरर नहीं है। डेटाबेस में देखते हैं, देखिए ये एक यहां पे फ्रॉम रेफरल कोड में आ गया। अब अगर आप यहां फ्रॉम रेफरल कोड में देखें तो इसका ये रेफरल कोड है। इसी के साथ एक काम और करेंगे हम, जैसी सेशन से ये डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा वही टाइम पे इसे अनसेट कर देंगे। अब
इसको यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। चलिए, ये चीज यहां पे आ गई। अब हमें एक ईमेल भी आ गया होगा। मैं ईमेल एक बार अपने फोन पे चेक कर लेता हूं। मेरा ईमेल आईडी लॉगिन करता हूं। बिल्कुल, ईमेल मुझे यहां पे आ गया। तो फिलहाल मैं ईमेल को डिलीट कर देता हूं क्योंकि कुछ चीजें यहां पे रह गई हैं। चलिए, ये प्रोसेस यहां तक ठीक है। यूजर गया और हमने उसके ईमेल को वेरीफाई करा दिया। बेसिकली सिस्टम में जो ईमेल आईडी थी, वो जो रेफरल कोड था, जो यूआरएल से रेफरल कोड मिला, वो चला गया। ठीक है, रीलोड करते हैं और जो हमने ये सेशन डिलीट करने का काम था वो भी एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फिर से एक बार रजिस्टर करते हैं इसे। यूजर से हमने इसको एक बार रिमूव कर देते हैं और इसको फिर से एक बार रजिस्टर करके देखते हैं। तो हमने डाला विशाल, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला विशाल, मोबाइल नंबर डाला 299999999, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, रजिस्टर करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोली थी चीज यहां पे कि जब भी हमारा यूजर रजिस्टर होगा उस टाइम पे जिस भी यूजर के रेफरल कोड से वो आया है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली, इसके अकाउंट में जिसके रेफरल कोड से आया है वो, इसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है कोई चीज ऐड हो जानी चाहिए। तो हम यहां आते हैं। अब लेकिन ऐड कब होगी? अब ऐसे तो मान लीजिए यूजर आएगा, वो अकाउंट बनाता रहेगा, ये रेफरल कोड ऐड होते रहेंगे। सही बात है। पर ये जो सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से यहां पे चलना चाहिए कि जब भी जो हमारे पास ईमेल आया है उस ईमेल आईडी पे जब मैं क्लिक करूंगा तब मेरा रेफरल कोड जो है वेरीफाई होना चाहिए। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा उसे, तो वेरीफाई के टाइम पे हम इस चीज को चेक करेंगे कि अगर कोई रेफरल कोड से आया है ये, तो उस रेफरल कोड वाले के अकाउंट में कुछ अमाउंट ऐड हो जाए। इसके लिए चलना पड़ेगा वेरीफाई के पेज पे। तो ये हमारा वेरीफाई का जो पेज है वो है, जहां पे हम क्या करते हैं, यूजर के अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। अब यहां पे हमें एक चीज और चेक करानी पड़ेगी कि जिस भी अकाउंट को हम वेरीफाई कराने जा रहे हैं उस अकाउंट में कोई फ्रॉम रेफरल कोड पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे एक क्वेरी बना लेता हूं, रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव mysqli अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी, और यहां पे चेक करा लेते हैं सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करा लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम रेफरल कोड, यानी कि ये चीज। तो हमने ये चेक कराया सिलेक्ट फ्रॉम रेफरल कोड फ्रॉम यूजर वेयर दिस कंडीशन। ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो अगर कुछ मिला तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे लगा लेते हैं $RES और चेक करा लेते हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो कोई रेफरल कोड मिला कि नहीं मिला। इफ mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows और यहां डाल देते हैं RES ग्रेटर देन 0। अगर तो ये चीज हुई कि हमें उसके रेफरल कोड में कोई चीज मिली है तो सबसे पहले उसका कोड निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैं मेरी क्वेरी डाल देता हूं RES। वो रेफरल कोड क्या है, फ्रॉम रेफरल कोड इज इक्वल टू रो, और यहां हम डाल देते हैं दिस थिंग। तो यहां से मुझे उसका जो फ्रॉम रेफरल कोड है वो मिल गया। अब ये रेफरल कोड के करस्पॉन्डेंस में यूजर आईडी निकाल सकता हूं। तो अगेन मैं एक ये क्वेरी डाल देता हूं और इस बार यहां पे डाल देता हूं रो, और इसको भी यहीं डाल देता हूं। वैसे इसको एक ही क्वेरी से भी करना चाहें तो कर सकते थे, पर हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को वहां पे, इसलिए मैं उसे इग्नोर करता हूं। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर वेयर फ्रॉम रेफरल कोड इज इक्वल टू दिस। अब यहां से मुझे उस यूजर की आईडी मिल जाएगी। तो हमने डाल दिया यहां पे $UID इज इक्वल टू, एक्चुअली मैंने एक पैरेट रखा है रिसेंटली, तो वो पैरेट की हो सकता है आपको पीछे से काफी आवाजें आ रही हो।
वो पैरेट जो है एक्चुअली बर्ड के साथ लगा रहता है, तो वो मेरे रूम में ही है, तो बालकनी में बैठा रहता है वो मेरे रूम में, तो बहुत ज़्यादा वो शाउट करता रहता है बाहर बर्ड्स को देख के, तो शायद उसी वजह से आप लोग हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पे आवाज़ें भी आ रही हो। एनीवेज, तो हमारे पास ये डिटेल आ गई। अब ये डिटेल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस यूज़र के अकाउंट पे वॉलेट में कुछ डेटा ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वॉलेट में डेटा ऐड करने के लिए हमने कुछ फंक्शन बनाए हुए थे। एक बार मैं चलता हूँ मेरे फंक्शन की फाइल में, और यहाँ पे गेट वॉलेट मैनेज वॉलेट, इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, और जब वेरीफाई होता है यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले यूजर की आईडी यहाँ पे आ गई, अमाउंट लेट्स से 50, टाइप इन, पेमेंट आईडी है नहीं यहाँ पे, मैसेज को एक वेरिएबल में ले लेते हैं, और मैसेज क्या हो जाएगा, रेफरल अमाउंट फ्रॉम किस यूजर ने ये किया है प्रोसेस। तो उसके लिए एक काम कर लेते हैं, इसका ईमेल आईडी भी ले लेते हैं। किसका ईमेल आईडी, जिस यूजर ने रजिस्टर किया है। तो मैं उसका ईमेल भी ले लेता हूं यहां पे, और उसको मैं यहां डाल देता हूं। चलिए, ये हमारा पूरा सिस्टम यहां पे सेट हो जाएगा। अभी चलते हैं एक बार, अमाउंट मैंने 50 डाल दिया। अभी जब हमें वेरीफाई करना होगा तो मैं क्या करता हूं, उस लिंक को हिट करता हूं, और लिंक को हिट करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरे फोन पे वो लिंक आया क्या है। अच्छा, ये रहा लिंक। तो ये लिंक जो यहां बना है, इसको मैं यहां पे हार्ड कोड ही सेट कर लेता हूं। तो ये कहां जाता है, ये जाता है /वेरीफाई पे, और वेरीफाई के आगे ये कोड ऐड कर देता है। कोड क्या होगा, कोड मेरा ये वाला कोड हो जाएगा। एक्चुअली मेरा जो ईमेल है वो यहाँ पे खुला नहीं है, इसलिए जो मेरे फोन पे लिंक आया था मैं उसी से हिट करता हूं। देखिए, अभी अगर आपका जो ये वाला यूजर था, कौन सा वाला यूजर था, ये वाला यूजर था, अगर आप एक बार सिस्टम में जाके इसके अकाउंट से रजिस्टर करके देखें कि इसके अमाउंट में कितना पैसा है, तो इसके अकाउंट में 715 रुपए। इससे एक बार रील हटा देते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, एरर आ गई। हिट करते हैं, अमाउंट वेरीफाई हो गया। रेफरल अमाउंट फ्रॉम दिस, ये कहां से आ गया। अच्छा, ऊपर भी हमने मैसेज में वही चीज रखी थी, तो इसको मैसेज 1 कर देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं इसे। अब फिर से लॉग इन करते हैं इस यूजर के अकाउंट में, देखते हैं कि इसके अकाउंट में रुपए ऐड हुए कि नहीं हुए। 715 ही रह गए। एक बार दोबारा देखते हैं, वॉलेट में कुछ ऐड नहीं हुआ। नहीं, वॉलेट में ऐड तो हुआ है, लेकिन यूजर आईडी 5 के अकाउंट में ये क्यों ऐड हो गया, एक बार देखते हैं इसे। अच्छा, सॉरी, मुझे एक्चुअली ये रेफरल कोड चेक करना था। यहाँ पे मुझे ये चीज चेक करनी थी, मैंने उल्टा चेक कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट इसको एक तो रिमूव कर देते हैं जो डेटा बना हमारा, और मैं यूजर की टेबल में चलता हूं और उसका जो वेरीफाई है उसे 0 कर देता हूं, और फिर से एक बार इसको वेरीफाई करके यहां पे देखते हैं। 715 है, मैं इसको लॉग आउट करता हूं और यहां डाल देता हूं वेरीफाई / इसका रैंडम आईडी जो जनरेट हुआ है वो, चलिए ईमेल आईडी वेरीफाई। अब चलते हैं फिर से इसके अकाउंट पे रजिस्टर करते हैं। तो देखिए यहां पे ये अमाउंट ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो रेफरल सिस्टम है ये चल सकता है। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा इश्यू है। क्या है कि मान लीजिए कि यूजर ने क्या किया, अपने अकाउंट से, अपने 10 अकाउंट से रैंडम ईमेल आईडीज बना के उनसे रजिस्टर करना शुरू कर दिया। अब रेफरल कोड वो उसी का यूज कर रहा है, तो क्या होगा, उसके अकाउंट में ऐड अमाउंट होता रहेगा। बिल्कुल। तो एक्चुअली में ये इसको थोड़ा बेटर तरीके से और कैसे किया जा सकता है कि जब भी यूजर का
मतलब जिसने भी उसका रेफरल कोड यूज किया है, जब भी उसका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होगा और वो कंप्लीट होगा, जब भी उसका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होगा, उसी टाइम पे इसके जो रेफरल अकाउंट है वहां पे जो अमाउंट है वो ऐड होगा। मतलब मेरा क्या है, जो हमारा ये सेकंड यूजर है जिसने रजिस्टर किया, ये जब भी अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेगा और उसका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा, पहुंच जाएगा, वो टाइम पे इसके अकाउंट में जो है ये रेफरल कोड ऐड होगा। एक ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया, ये भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? अब ऑर्डर का स्टेटस कौन अपडेट करता है? एडमिन करता है। एडमिन पे चलते हैं, ऑर्डर डिटेल में चलते हैं। कहां की ऑर्डर डिटेल? ऑर्डर डिटेल यहां पे अगर आप देखें तो यहां से हम ऑर्डर का जो स्टेटस है, चीजें हैं, उसको करते हैं। तो यहां पे आप एक लगा सकते हैं कि जब भी इसका ऑर्डर स्टेटस है वो कंप्लीट होता है, वो टाइम पे आप चेक करें कि इसका कौन सा ऑर्डर है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है या इसका कोई पहले भी ऑर्डर हो चुका है। अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर है तब ये जो हमने यहां पे ये जो पूरे का पूरा सिस्टम सेट किया है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला हमारा जो सिस्टम है चला जाएगा उस सेक्शन में। वहां से हम इसी चीज को हम वहां पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। पर यहां पे यूजर आईडी तो हमें ऑलरेडी ये वाली मिल जाएगी, इस ऑर्डर आईडी के बेस पे हम लोगों को यूजर आईडी मिल जाएगी जो डेटाबेस में गई है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल को यहां पे निकाल लेंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, अगर आप करना चाहें तो मैं क्या कर लेता हूं कि ये जो मेरा कोड है इसे कमेंट आउट कर लेता हूं, दोनों तरफ में कोड रख दे रहा हूं, आप जो यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और देखिएगा कि 50 हार्ड कोडेड में लेके चल रहा हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी एडमिन पैनल से कर सकते हैं। कैसे? मैं अगेन वो भी आपको दिखा दे रहा हूं, या एक काम करता हूं मैं कर देता हूं, नहीं तो फिर अगेन थोड़े दिन में क्वेश्चन आ जाएगा ये कि आपने सीरीज इनकम्प्लीट छोड़ दी, आपने वहां पे हार्ड कोड वैल्यू ले ली। तो उससे अच्छा ये है कि मैं कर ही लेता हूं खुद से। सेटिंग में चलते हैं, तो यहां पे भी मैं एक कॉलम बना लेता हूं रेफरल अमाउंट का। ऐड मैंने बोला, इसके बाद कर लो रेफरल AMT, इंटीजर ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं मेरी ऑल्टर की क्वेरी में, और इसके लिए मैं एक एडमिन पैनल में ऑप्शन दे देता हूं। चलिए एडमिन पैनल में चलते हैं, सेटिंग में, और फटाफट चलते हैं। यहां पे मैं एक ऑप्शन दे देता हूं, डेटा जब इंसर्ट हो रहा है तब भी मैं इसे इंसर्ट करा लेता हूं, रेफरल अमाउंट। चलिए आ गया। जब डेटा फैच होता है तब भी मैं इसे रिट्राइव कर लेता हूं, रेफरल अमाउंट, रेफरल अमाउंट, रेफरल अमाउंट, और जो हमारा एडमिन पैनल है यहां पे भी मैं इसे डाल देता हूं। तो देखिए कितनी देर का काम था ये। तो ढंग से अगर आप प्रोसेस को समझ के करेंगे तो काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एडमिन पैनल में चलते हैं, आ गए हम, और यहां पे रेफरल अमाउंट पे मैं डाल देता हूं 50, सबमिट। तो मेरा 50 का अमाउंट जो था वो यहां पे ऐड हो गया। डेटाबेस में भी अगर आप देखेंगे तो आपका 50 जो था वो यहां पे ऐड हो गया। अब ये रेफरल अमाउंट हमेशा ऐड हो जाया करेगा जब भी कोई नया यूजर हमारे पास आएगा। चलते ऑर्डर अपडेट के पेज पे। अब जब भी कोई ऑर्डर अपडेट होता है तो चेक करेंगे कि ये इसका कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस ऑर्डर के करस्पॉन्डेंस जब ऑर्डर अपडेट हो रहा है, ये जो ऑर्डर का स्टेटस आया इसके बेस पे यहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसको तो एग्जीक्यूट होने देते हैं, हम यहां पे लगा लेते हैं, इफ ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू 4। अभी ऑर्डर स्टेटस 4 क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूं। ऑर्डर स्टेटस 4 का मतलब है कंप्लीट, ये रहा डिलीवर्ड, क्योंकि डिलीवर्ड हो गया तभी आपके कोड में ऐड होगा। अदरवाइज अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर प्लेस करता रहेगा यूजर और उसे कैंसिल करता रहेगा, मना कर देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तो हम उसको इग्नोर करते हैं यहाँ पे। जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा तब तक ये चीज एक्टिवेट नहीं होगी। अब जब भी ऑर्डर का स्टेटस कंप्लीट होता है तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि उस यूजर की आईडी क्या है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है।
तो ऊपर कहीं देखते हैं, कहीं हम डेटा निकाल रहे हैं क्या इस चीज के बारे में? नहीं, यहां पे नहीं है। पर अगर आप ये क्वेरी देखें तो ये क्वेरी जो है आपका ये सारा काम कर रही है। तो मैं काम करता हूं कि इसको ऊपर ही ले लेता हूं, तो हमें फायदा हो जाएगा यहां पे। ऑर्डर स्टेटस अपडेट, यहां से मेरा डेटा हुआ अपडेट। डिलीवरी की डिटेल आ गई। नहीं, ये थोड़ा इशू हो जाएगा, मैं इसको यहीं रहने देता हूं फालतू में। और यहाँ पे हम ये ऑर्डर के करस्पॉन्डेंस डेटा ले लेते हैं। उसके लिए चलते हैं फंक्शन में। आई एम श्योर हमने कोई ना कोई फंक्शन जरूर बनाया होगा। रेटिंग सेटिंग, ये तो मेरा ईमेलर का कोड है, इसको तो छोड़ते हैं। ऑर्डर ईमेल गेट ऑर्डर बाई आईडी, तो इस फंक्शन को जब हम पास करेंगे ये हमें सारी ऑर्डर की डिटेल दे देगा। तो यहां चलते हैं, यहां पे मैं आईडी डाल देता हूं जो हमें यूआरएल से मिल रही है। अब यहां से मैं यूआईडी निकाल लेता हूं, या इसको बोल देते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी। इसके अंदर से मुझे यूजर अंडरस्कोर आईडी चाहिए। अब ये यूजर का चेक करते हैं कि कितने ऑर्डर जो है इसके कंप्लीटेड है अभी तक के लिए। अभी तक के केस में एक कंप्लीटेड है कि एक से ज्यादा है। अगर एक कंप्लीटेड है तो वो अभी ऊपर हुआ होगा जो हमने किया है यहां पे, या इसको भी नीचे ले लेते हैं। चलिए यहां चेक कर लेते हैं कि इसके 0 ऑर्डर जो है कंप्लीटेड होने चाहिए। तो यहां पे चेक करा लेते हैं हम res इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, यहां डाल देते हैं हम कौन, और यहां चेक कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल ऑर्डर फ्रॉम, यहां पे चेक कर लेते हैं हमारा ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर का टेबल, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू जो हमें यहां से यूजर का आईडी मिला वो, एंड इसी के साथ में जो ऑर्डर का स्टेटस है ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें डेटा देगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो देगी। अगर मैं इस एसक्यूएल क्वेरी को प्रिंट करूं, जैसे कि करंट यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है, जो हमारा नया यूजर आया था, नया यूजर कौन है हमारा, ये है, इसकी आईडी है 5। तो अगर मैं इस क्वेरी को यहां पे डालूं 5 को, तो देखिए ये क्या देगा आपको, ये आपको यहां पे 0 रिटर्न करेगा, कुछ तो आएगा बेसिकली। तो इसको भी रन करा लेते हैं, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहां से मैं इसे चेक कर लेता हूं रो, और यहां पे चेक कर लेते हैं कि इसके टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल ऑर्डर, और यहां डाल देते हैं रो ऑफ टोटल ऑर्डर। अब अगर तो इसके जो टोटल ऑर्डर है वो 0 है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब इसने अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है और इसका ये पहला ऑर्डर होने वाला है। तब हम चलेंगे वेरीफाई के पेज पे और यहां पे ये कोड को इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्या कोड है ये, तो यहां पे सबसे पहले आप ये चेक कर रहे हो यूजर की आईडी निकालने के लिए यहां पे आपने ये चेक किया कि सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर वेयर रेफरल कोड इज इक्वल टू फ्रॉम रेफरल कोड। नहीं, आपको बेसिकली यहां ये निकालना पड़ेगा कि जो करंट यूजर है उसके रेफरल कोड में क्या पड़ा हुआ है। तो चेक करते हैं कोई क्वेरी बनी है। बिल्कुल, हमने क्वेरी, क्या ये पूरा सिस्टम ही इसी से रेडी किया था, तो मैं इसको भी यहीं डाल देता हूं क्योंकि ये पूरा एक ही सिस्टम चला आ रहा है। इसको मैं बाहर करता हूं और इसे यहां करता हूं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब एक बार चेक करते हैं कि ये क्या दे रहा है हमें। यहां पे हमने सबसे पहले चेक कराया रेफरल कोड, चेक कराया यूजर का जिसकी आईडी हमें ऊपर यहां से मिली है, तो हमने इसको चेक करा लिया आईडी। इस यूजर के करस्पॉन्डेंस हमने जो हमारी चीजें थी वो ले ली और अगर वो सब कुछ मिलेंगी तो हमने इस चीज को यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया। होप सो सब कुछ ठीक होगा यहां पे। तो चलते हैं एक बार इस यूजर से हम रजिस्टर करते हैं
वॉलेट में चल के हम वो जो अमाउंट ऐड हुआ है उसे एक तो डिडक्ट करा देते हैं और दोबारा ऑर्डर प्लेस कराते हैं। चलिए यूजर चलते हैं और हमने ये कोड लिया, इसको मैं लॉग आउट करता हूं। चलिए लॉग इन करते हैं, ये लॉग इन हुआ। अब इसने कुछ अपने कार्ड में अमाउंट ऐड कुछ चीजें ऐड करी। चलिए ये ऐड हो गया। इसके बाद अब आए हम इधर चेकआउट पे चलते हैं। चेकआउट पे हमने बोला 110076। अच्छा अमाउंट कितना ऐड होना है वो तो हम भूल ही गए, हमने यहाँ पे हार्डकोड 50 अमाउंट डाला है। आइडियली ये भी डेटाबेस से आना चाहिए, तो डेटाबेस से आने के लिए मैं चलता हूं फंक्शन पे अगेन, और हमने एक सेटिंग के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है गेट सेटिंग। तो यहां से हमें जो सेटिंग है इसकी वो मिल जाएगी। तो फंक्शन में चलते हैं, सॉरी ऑर्डर में चलते हैं, और यहां पे मैं डेटा रिट्राइव कर लेता हूं गेट सेटिंग इज इक्वल टू सेटिंग। और यहां से क्या अमाउंट रेफर ऐड होने वाला है, REF AMT इज इक्वल टू REF AMT इज इक्वल टू, इसमें मैं डाल देता हूं मेरा डेटाबेस की टेबल में जो भी हमने रेफरल के लिए फील्ड बनाया था। तो चलते हैं इधर और चलते हैं सेटिंग में, स्ट्रक्चर रेफरल अमाउंट, रेफरल अमाउंट ही कर देते हैं फिर इसे फुली, और यहां पे हम ये रेफरल अमाउंट डाल देते हैं। अब यहां पे भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर ये रेफरल अमाउंट बड़ा है 0 से तभी ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ना एक्चुअली हम ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि अगर रेफरल अमाउंट में 0 पड़ा हुआ है तो तब तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है जो आपका ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं इसको भी यहीं पे ले लेता हूं। ये जो पूरा मेरा कोड है, ये वाला पूरे का पूरा कोड, इसको भी मैं इसमें डाल देता हूं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में रेफरल अमाउंट ही 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके वॉलेट में आपको क्यों कुछ ऐड करना है। तो वो कंडीशन हमने यहां लगा ली। होप सो सब कुछ ठीक होगा। टेस्ट कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। ये ईमेल शूट करना होगा शायद मुझे, नहीं ये तो मेरी दूसरी ईमेल आईडी पे आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। एडमिन के पैनल पे चलते, एक ऑर्डर आया होगा उसके पास। चलिए एक नया ऑर्डर आया है, ऑर्डर डिटेल में चलते हैं और अब इसके ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करते हैं। जैसे इसको किया हमने डिलीवर, तो हमारे पास आई थी कुछ एरर। कंट्रोल यू, तो यहां पे एक काम करते हैं, देखते हैं कि वॉलेट में कुछ ऐड हुआ है क्या। मेरे ख्याल से हुआ नहीं होगा क्योंकि कुछ एरर आ गई थी वहां पे। बिल्कुल, तो फिर से एक बार चलते हैं और ये जो रीडायरेक्ट कर रहा है इसको ये रीडायरेक्ट करने से रोक देते हैं। अच्छा ये एसक्यूएल क्वेरी तो ऊपर ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी तो हमारी नीचे भी बन रही होगी शायद। नहीं नीचे नहीं बन रही है तो ठीक है, या इसको यही कर देते हैं, यही ठीक रहेगा, सही जगह पे अपडेट कर देते हैं। तो रीडायरेक्ट से मैंने इसे रोक दिया है। अभी एक बार नया ऑर्डर स्टेटस करते हैं डिलीवर्ड। तो कुछ ये इशू यहां पे हमारा आ रहा है लाइन नंबर 17 पे। चलिए तो लाइन नंबर 17 में, अच्छा ये तो हमने प्रोसेस गलत कर दिया यहां पे। ये मैंने गलती कर दी यहां पे। इसको एक बार देखते हैं कहीं नीचे भी तो नहीं हमने कॉल करा दिया 2 बार। देखिए यहां पे गलत कॉल करा दिया था बस। राइट क्लिक, रीलोड, यूजर आईडी लाइन नंबर 22 पे, लाइन नंबर 22, ये यूजर डिटेल में हमें क्यों नहीं मिला, एक बार चेक करते हैं। तो हमने जब ऑर्डर मास्टर में क्या फील्ड बनाया एक बार चेक कर लेते हैं। आई गेस यूजर अंडरस्कोर आईडी होगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एरर तो नहीं देना चाहिए था। ऑर्डर डिटेल में चलते हैं, इसको ये आईडी नहीं मिल रही है।
एक बार दोबारा देखते हैं, एक काम करते हैं, इस फंक्शन जो है हमारा इसे PRX कर लेते हैं, पता चल जाएगा अभी। अच्छा, 0 के अंदर है इसीलिए नहीं मिल रहा है, इसके 0 इंडेक्स में है ये चीज। चलिए एक बार देखिए अभी हमारे वॉलेट की टेबल में, चलिए एंट्री हो गई एक। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ तो देखिए ये इसके अकाउंट में ये एक आ गया कि रेफरल अमाउंट आया है आपको इसके वहां से। रीडायरेक्ट को अब हम इनेबल कर देते हैं यहां से। अब ये रेफरल अमाउंट ऐड हो गया आपके पास। अब अगर ये यूजर लॉग इन करेगा, कौन सा यूजर, जिसके अकाउंट में रेफरल अमाउंट ऐड हुआ है, यानी कि मेरा ये वाला यूजर। इसको लॉग आउट कराते हैं और एक बार इसको लॉग इन कराते हैं। आपको याद हो तो 715 रुपए कुछ ऐड थे उसके अकाउंट में, और जैसे उसने लॉग इन किया तो 765 हो गए। तो इस तरीके से भी अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस हमने देख लिया यहाँ पे। एक प्रोसेस हमने देख लिया यहाँ पे, अगर हमें यह चाहिए कि जब भी हमारा यूजर रजिस्टर हुआ और उसका अकाउंट वेरीफाई हुआ उसी टाइम पे अगर आपको उसे ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर दूसरी चीज है यहाँ पे कि अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि रेफरल अमाउंट खाली तभी ऐड हो जब ऑर्डर जो है फाइनली डिलीवर्ड हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपके पास है, जो प्रोसेस आप इंप्लीमेंट कराना चाहें आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो बेसिकली था रेफरल कोड के बारे में, कि कैसे रेफरल कोड को हम हमारे जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसमें जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप जो वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था वो आपको समझ आया होगा। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर अगेन आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने 2 सोर्स कोड का लिंक दिया हुआ होगा। एक सोर्स कोड मेरा वो होगा जहां पे खाली अपडेटेड फाइल्स होंगी, और एक सोर्स कोड वो होगा जहां पे पूरे का पूरा इसका डंप होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा लास्ट वीडियो होगा, वहां पे हम हमारी वेबसाइट को देखेंगे कि कैसे हम इसको एक फ्री होस्टिंग में अपलोड करेंगे और इसके बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।